मैं हूं आपके साथ ऋषिक और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर कोचिंग छात्र सुसाइड केस में अपडेट आपको दे देते हैं। बता दें कि आज छात्र के शव का पोस्टमार्टम होगा। मृतक छात्र के परिजन कल कोटा पहुंचे थे और आज उसके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। छात्र लंबे समय से बता दें कि कोचिंग नहीं जा रहा था। यूपी के शाहजहांपुर का रहने वाला ये छात्र था जिसने सुसाइड कर लिया था। आत्महत्या के कारण क्या रहे फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है? अभी तक छात्र के सुसाइड केस में ये पता नहीं लग पाया है कि ये आत्महत्या रही या हत्या रही, या किन कारणों से इस बच्चे ने आत्महत्या की थी। देखिए, आत्महत्या क्या तो पुलिस भी पुष्टि कर चुकी है, लेकिन उसके जो कारणों के बारे में है वो फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी स्पष्ट तौर से कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और अनुमान जो कारण माना जाता है वो आत्महत्या का, पढ़ाई का दबाव ही माना जाता है जी। और संभवत यही कारण रहा होगा, क्योंकि एक माह से ये छात्र जो है कोचिंग नहीं जा रहा था। तो बहुत बड़ी बात ये कही जा सकती कि कोचिंग संस्थान के जो पदाधिकारी है, कोचिंग संस्थान के संचालक है, उनको इस बात की भनक नहीं थी, या थी तो परिजनों को सूचित क्यों नहीं किया गया। ये बहुत बड़े सवाल है, क्योंकि जब एक माह तक कोचिंग नहीं जा रहा तो निश्चित रूप से वो बहुत बड़े तनाव में रहा। और स्थानीय जो लोग हैं, उनके जो साथी लोग, वो भी बता रहे थे कि कुछ दिनों से तनाव में था। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो कोचिंग संस्थान में की लापरवाही भी इसमें कही जाती है। और जिला प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा जब कोचिंग छात्रों की एक साथ कई मौतें हो जाती है, सुसाइड हो जाती है, तब बहुत सारे दावे उनकी रोकथाम के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ये तमाम दावे तब फेल साबित हो जाते हैं जब एक और कोचिंग छात्र सुसाइड के मामले सामने आ जाते हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कोचिंग छात्र के परिजन कोटा पहुंच चुके हैं और आज उनका जो है पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और यूपी का रहने वाला अली राजा, जो अपने ही कमरे में पंखे से लटक कर मौत को गले लगा लिया। 17 वर्षीय इस छात्र ने इंजीनियर की तैयारी ये कर रहा था और इंजीनियर बनने के सपने को लेकर पिछले साल अगस्त माह के में कोटा आया था। और चंद महीनों में ही कोटा में किस तरह की पढ़ाई रही होगी कि इन्होंने मौत को गले लगा लिया। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि तमाम दावे, तमाम प्रयास जिला प्रशासन और के जो परिजन हैं वो कल कोटा पहुंच गए थे। आज अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो पोस्टमार्टम कब तक हो जाएगा? और क्या परिजनों से किसी तरह की बात हो पाई है कि क्या बच्चा डिप्रेशन में था? क्या उस बच्चे ने अपने परिजनों को कुछ बताया था? देखिए, परिजन अभी क्योंकि गम के माहौल में ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सीधी तौर पे जब पुलिस ये चीज मान चुकी है कि एक महीने से, कई दिनों से जब कोचिंग नहीं जा रहा था, तो कितनी बड़ी लापरवाही रही होगी कि कोचिंग संस्थान पैसा ले लेते हैं, लेकिन उनका छात्र जब स्टूडेंट वहां कोचिंग करने नहीं आ रहा है तो उसके बारे में कोई भी जानकारी न पुलिस को, न प्रशासन को, न परिजनों को, न हॉस्टल संचालक को दी जा रही है। ये बड़ी लापरवाही, ये बड़ा सवाल जो जिनका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। फिलहाल परिजनों से थोड़ी देर बाद में बात होगी, तब काफी कुछ स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता कि संभवतः वो पढ़ाई के दबाव में ही खुद को मौत के गले लगा लिया। और प्रकाश, आप परिजनों से एक बार बात करने की कोशिश करेगा। अपडेट्स आपसे पूरे मामले पर लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए राजधानी जयपुर से भी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल की एसीबी कोर्ट में आज पेशी होगी। बता दें कि कल दिव्या मित्तल 2 करोड़ की रिश्वत मांगते अजमेर से उन्हें गिरफ्तार किया गया था। दिव्या के ऑफिस, घर, रिजॉर्ट पर एक साथ छापेमारी की गई थी। एसीबी को सर्च के दौरान बैंक अकाउंट, लॉकर से अहम जानकारी मिली है। उदयपुर पुलिस का बर्खास्त कांस्टेबल सुमित, बता दें कि इसकी दलाली कर रहा था। रिश्वत के खेल में दलाली कर रहे बर्खास्त सुमित की पुलिस तलाश कर रही है। बता दें कि एनडीपीएस एक्ट के एक केस में एएसपी दिव्या मित्तल पर शिकंजा कसा गया था। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से आपको बता रहे हैं। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल की एसीबी कोर्ट में आज पेशी होगी।
रिश्वत मांगने के आरोप में एएसपी दिव्या मित्तल को हिरासत में लेने के मामले में एसीबी की जांच जारी है। अजमेर में साल 2021 में पकड़ी गई करोड़ों की नशीली दवाओं के मामले में जांच कर रही एसओजी अजमेर यूनिट की एएसपी दिव्या मित्तल के घर और दफ्तर समेत कई जगहों पर एसीबी मुख्यालय की टीमों ने छापे मारे। जान लीजिए पूरा मामला क्या है। अजमेर में 2021 में पकड़ी गई करोड़ों की नशीली दवा मामला। एसओजी अजमेर एएसपी दिव्या मित्तल पर रिश्वत मांगने का आरोप। एसीबी की टीम ने दिव्या मित्तल के कई ठिकानों पर रेड डाली। दिव्या मित्तल ने आरोपों को राहत देने की एवज में 2 करोड़ की मांग की। आरोप के मुताबिक ये सौदा 50 लाख में तय हुआ। परिवादी की ओर से इसकी शिकायत एसीबी हेडक्वार्टर में की गई। एसीबी के एएसपी बजरंग सिंह की अगुवाई में टीम ने मित्तल के घर पर सर्च ऑपरेशन चलाया। साथ में एसओजी दफ्तर में भी मामले से जुड़े दस्तावेजों को कब्जे में लिया। एसीबी मुख्यालय पे परिवादी ने एक रिपोर्ट दी थी कि उसका कोई उससे संबंधित कोई प्रकरण दर्ज है एसओजी के अंदर, और उसका अनुसंधान एसओजी यूनिट की डीवाईएसपी है श्रीमती दिव्या मित्तल, उनके द्वारा अजमेर के अंदर किया जा रहा है। और उनके द्वारा उसके अंदर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। उसका नाम उठाने के लिए उसने हमें कंप्लेंट की, उसका वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन के अंदर जो कार्रवाई हुई है उसके बाद में आज 5 जगहों पे सर्च की जा रही। वहीं झुंझुनू के चिड़ावा में एएसपी दिव्या मित्तल के घर समेत कई और ठिकानों पर भी कार्रवाई हुई। तो यहाँ कुछ जो मिला है कोई जैसे इनकी बेनामी संपत्ति से संबंधित, इसके बारे में सर हमारे उच्चाधिकारी जयपुर में बता दें। हम रिसर्च रिपोर्ट बना के मुख्यालय भेजेंगे, वहाँ से आपको आइए बता दें। दिव्या जी ने पुलिस पर भी बड़ा आरोप लगाया कि उन्हें फंसाया जा रहा है। नहीं सर, ये हम तो सर्च कोर्ट के आदेश से सर्च वारंट की पालना करा रहे हैं, तामील करा रहे हैं सर्च करने से। एसीबी की गिरफ्त में आने के बाद दिव्या मित्तल ने कहा कि उन्होंने किसी तरह की रिश्वत की मांग नहीं की और ड्रग माफिया उन्हें केस से हटाने और फंसाने के लिए यह साजिश रच रहे हैं। अच्छा, तो आपने मतलब रिश्वत नहीं ली, मांगी? नहीं मांगी। ये सिर्फ ड्रग माफिया का पूरा रैकेट है ताकि मेरे यहाँ से फाइल हट जाए। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक रिश्वत की राशि जयपुर में जिस रिसोर्ट में परिवादी से 2 करोड़ रुपए मांगे गए, वह रिसोर्ट भी दिव्या मित्तल का बताया जा रहा है। उदयपुर में एक्साइज डिपार्टमेंट में दिव्या मित्तल रह चुकी हैं। वहीं इस मामले में एक दलाल और बर्खास्त कांस्टेबल सुमित की भी तलाश की जा रही है। अजमेर एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। उदयपुर में ये नेचर हिल रिसोर्ट है, ये वही रिसोर्ट है जहां पर दिव्या मित्तल ने जिस परिवादी से रिश्वत मांगी थी, उस परिवादी को पहले बातचीत करने के लिए उदयपुर के इसी नेचर हिल रिसोर्ट में बुलाया गया और यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 युवक उस परिवादी से मिले। इस रिसोर्ट के अंदर एक कमरे के अंदर उसे ले जाया गया जहां पर उसे डराया धमकाया गया था और डराने धमकाने के बाद में ये उसे समझाने की कोशिश की गई थी कि वो जल्दी से जल्दी जो रिश्वत की राशि देने की बात है उस मांग को मांग ले ताकि उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। फिलहाल देखना होगा इस मामले में और कितने राज खुलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है? आज एसीबी कोर्ट में पेशी होगी दिव्या मित्तल की, कब तक हो सकती है पेशी? देखिए, कल देर शाम को एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी के बाद उनको हिरासत में रखा गया। उसके बाद आज एसीबी की टीम दिव्या मित्तल को आज एसीबी कोर्ट में पेश करेगी। लगभग दोपहर के बाद तक दिव्या मित्तल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं पर जो एसीबी की दूसरी टीमें हैं वो फरार चल रहे बर्खास्त सिपाही सुमित कुमार की तलाश में जुटी हुई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में सुमित कुमार की तलाश ली जा रही है। वहीं पर जो 5 जगहों पर, 4 जिलों में 5 जगहों पर जो छापेमारी की गई थी, उनमें भी क्या क्या निकला उसका ब्यौरा भी आज एसीबी सबके सामने ले आएगी। सबसे बड़ी बात है कि दिव्या ने जो
जो कारोबारी को जो धमकाया, जो परिवादी को धमकाया, उसमें वो लगातार जिक्र कर रही थी कि पैसा जो है वो ऊपर वालों तक भी पहुंचाना पड़ता है। अब एसओजी में ऊपर वाले कौन है और क्या वाकई में कोई ऊपर का कोई ऑफिसर ऐसा था जो कि दिव्या के मार्फत 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहा था? क्योंकि माना जा रहा है कि 2 करोड़ की जो रिश्वत की रकम है वे अकेले दिव्या नहीं उठा रही थी जी। ऐसे में एसीबी ये भी पूछताछ करेगी कि आखिरकार ऊपर वाले कौन थे, क्या दिव्या के मित्तल से और भी कोई अधिकारी हैं जो भी दिव्या के मित्तल से पैसा लेना चाह रहे थे, रिश्वत लेना चाह रहे थे? जी बिल्कुल विष्णु, ये जांच का विषय है कि दिव्या मित्तल के साथ इस पूरे जो कह सकते हैं रिश्वत के मामले में और कौन कौन शामिल था, और ये सारी जानकारी एसीबी की टीम ही जुटा पाएगी। आपसे अपडेट्स लेंगे विष्णु, फिलहाल आपका शुक्रिया। और देखिए, चुरू के गांव कड़वासर में बड़ी घटना हो गई है, जहां कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे 3 लोग बेहोश हो गए, जिसके बाद गंभीर हालत में मां और उसकी 2 बेटियों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि तीनों रात का खाना खाने के बाद कमरे में अंगीठी जलाकर सो गए थे और कमरा बंद कर लिया गया था, जिसकी वजह से कमरे में जहरीली गैस जमा हो गई और दम घुटने से तीनों बेहोश हो गए। बुधराम प्रजापत है, गांव कड़वासर का, और खानो खा की और आपके कमरे में अंगीठी जला की चारों एक ही कमरे में सो गया। और सोने के बाद में 11:15 बजे से एक लड़की को जी घबराने के बाद में फिर चेतो हो, तो फिर देखा तो चारों ही बुरे फिर बाज गया। मैं एक अमेरिकन आयो, फिर बाद में मैं गाड़ी लेके हॉस्पिटल में ले गई। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं सरकार के चिंतन शिविर की। बता दें कि प्रदेश सरकार के चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। आज 10 बजे से एक बार फिर से बता दें कि विभागों की समीक्षा शुरू होगी। सीएम अशोक गहलोत कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। कई अन्य विभागों की भी सीएम अशोक गहलोत समीक्षा करेंगे। बता दें कि कल भी जो ये हुआ था चिंतन शिविर, उसमें सीएम ने 16 विभागों की समीक्षा की थी। कल सीएम ने 16 विभागों के प्रेजेंटेशन को देखा था और आज एक बार फिर से 10 बजे से विभागों की समीक्षा शुरू होगी। सीएम अशोक गहलोत खुद इसकी समीक्षा करेंगे। और देखिए, जयपुर में राज्य सरकार का चिंतन शिविर चल रहा है। मंत्री परिषद की बैठक के बाद चिंतन शिविर हो रहा है, जिसमें सभी मंत्री अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ओटीए सभागार में चिंतन शिविर में पहली बार मंत्री अपने अपने विभागों का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और 4 साल की बजट घोषणाओं का ब्यौरा बता रहे हैं। जन घोषणा पत्र की क्रियान्वित की भी समीक्षा हो रही है। वो सरकार है जो गांव की, गरीब की, खेत की, खलियान की, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थी की आवाज को सुनती और समझती है। चुनाव से पहले हमारी एक सोच थी, हमने जन घोषणा पत्र जारी किया, 501 वादे किए और 501 वादे में से 77% वादे पूरे कर दिए। 2 दिन का चिंतन शिविर हो रहा है, तो चिंतन शिविर सिर्फ पुरानी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ही नहीं हो रहा है कि हमने जितनी योजनाएं डेवलपमेंट और वेलफेयर की लागू की वो तो लोगों तक पहुंची। यही कारण था कि आपने चिरंजीवी का रिजल्ट देख लिया। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आरपीएससी पेपर लीक के खिलाफ आरएलपी का हल्ला बोल देखने को मिलेगा। शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इसको संबोधित करेंगे। धरना प्रदर्शन में बड़ी तादाद में आरएलपी के कार्यकर्ता भी जुटेंगे। कई नेता भी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आरपीएससी पेपर लीक के खिलाफ आरएलपी का हल्ला बोल। शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करने वाली है आरएलपी और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल इसको संबोधित करेंगे। और इस धरने प्रदर्शन में बड़ी तादाद में आरएलपी के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे और इसके साथ ही कई नेता भी धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे और देखिए, बीकानेर से बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन पायलट का जोरदार यहां पर स्वागत हुआ है। नागौर से बीकानेर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का यहां जोरदार स्वागत देखने को मिला। सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं पायलट ने कहा, सरकार रिपीट करने की पूरी कोशिश है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो गैर राजनीतिक यात्रा रही। पेपर लीक होना एक चुनौती है और इस ओर
ध्यान देना चाहिए, ये सचिन पायलट ने कहा है। आमदनी दुगनी करने के बजाय 3 काले कानून लेकर आए, बहुत विरोध हुआ, हजारों लोगों की शहादत के बाद अंत में जाके हार माननी पड़ी। किसान बिल बनाए थे, वापस लिए। आज खाद का, यूरिया का, डीजल का, पेट्रोल का, बिजली का, बीज का, सबके दाम इतने बढ़ा दिए कि किसान पर 14 रुपये मांग कर रही है। तो हम लोगों ने मांग रखी है MSP पर कानून बनाए, तो हम सबकी बहुत पुरानी मांग थी, उसको सरकार पूरा नहीं कर रही है। किसानों को लेकर देश भर में आज व्यापक आक्रोश है। और देखिए, जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों की पहली बैठक हो रही है। कांग्रेस के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्षों की पहली बैठक होगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बता दें कि ये बैठक लेंगे। आगामी चुनावों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, अभी जो नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष हैं उनकी पहली बैठक होने जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ये बैठक लेंगे और इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और देखिए, झालावाड़ रोडवेज डिपो में बस सारथी योजना और डिपो में बसों की कमी और अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोडवेज बस डिपो पर प्रदर्शन किया और चीफ मैनेजर का घेराव किया। इसके साथ ही झालावाड़ डिपो में मजदूर कर बस सारथी योजना फिर से शुरू करने की मांग की है। इस मामले में बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते डिपो में अव्यवस्था के हालात हैं और 108 बसें घटकर 60 हो गई हैं। और चलिए बात करते हैं बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति के बारे में। बता दें कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक जारी है। कल बैठक हुई और आज एक और बैठक होगी। बैठक में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और कर्नाटक पर चर्चा की। इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री ने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग दी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना पर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग आज होगी। आज एक रिजोल्यूशन भी पारित हुआ है। बाकी 2 रिजोल्यूशन, बता दें कि कल एक रिजोल्यूशन पारित हुआ है और एक जो 2 और बाकी रिजोल्यूशन है वो आ जाएंगे। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक चल रही है और बैठक में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और कर्नाटक पर चर्चा हुई है। इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री ने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग दी है इन राज्यों के बारे में। इसके बाद अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना पर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग आज दी जाएगी। आज एक बता दें कि कल एक रिजोल्यूशन भी पारित हुआ है, बाकी 2 रिजोल्यूशन भी आज आएंगे। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं जिन चुनावी राज्यों में चुनाव है कि बीजेपी का कमल खिलाना है। कितने आश्वस्त हैं आप? देखो, हम लोग वैसे भी 100% राजस्थान में आश्वस्त हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार की वर्किंग इतनी कमजोर रही है। मैं नहीं कहूँगा, सामान्य जनता भी कहेगा कि सरकार ने कुछ कर नहीं पाई। 4 साल इन्होंने आपस में झगड़े में निकाल दिया, तो वो तो एक समस्या है ही नहीं। इस सरकार को जाना तय है, इसमें कोई दौर नहीं। इन दोनों के आपसी झगड़ों के कारण से राजस्थान के सरकार टिकाए रखने में सारे एमएलए को जो खुली छूट दी, उसके कारण से जनता बेरहमी से लूटी जा रही है। उसका कोई रखवाला नहीं। विकास की दृष्टि से सरकार 4 बजट में एक चीज नहीं बता सकती, केवल घोषणा ही घोषणा कर सकती है। तो लॉ एंड ऑर्डर इसकी कोई प्राथमिकता है ही नहीं। पेपर लीक के कारण से बच्चों के मन में भयंकर आक्रोश है और इसका कोई परमानेंट हल इनको दिख नहीं रहा है। केवल और केवल कुछ लोगों को पकड़ लेना मात्र इस समस्या का समाधान नहीं। जब तक तो चोर की मां हाथ में नहीं लगे और उसको नहीं रगड़ा जाए, तब तक इस समस्या का स्थान नहीं। दूसरा यह कि परीक्षा के पैटर्न को भी बदलने का सोचना चाहिए कि अगर बार बार पेपर आउट हो तो सारे राजस्थान में एक ही पेपर क्यों हो, कई पेपर हो सकते हैं। और उसको मान्य करने के लिए जो भी कानून आपको लाना पड़ता है उसको लाओ, जो तो उससे भी समस्या हल हो सकती है। तो मैं सोचता हूँ कि केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस और हमारे सरकार की दुर्गति, ये निश्चित रूप से राजस्थान में इस सरकार को जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी।
और देखिए, दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हो रही है और बैठक के पहले दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने जन आक्रोश यात्रा का प्रेजेंटेशन रखा है। और अब बात करेंगे प्रदेश में कहर ढाती सर्दी की। प्रदेश में बता दें कि उत्तरी हवाओं के चलते शीतलहर जारी है। अगले 2 दिनों में पारा और गिरेगा। वहीं कई जिलों में स्कूल बंद हो गए हैं। बुधवार तक जारी रहेगी बता दें कि इस तरह की कड़ाके की ठंड। तो फिलहाल सर्दी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि ये और बताया जा रहा है कि 2 दिनों में पारा जो है वो और गिर सकता है। तस्वीरें देखिए, धुंध आप देख सकते हैं किस तरह से जो सड़कों पर है ये कोहरा देखने को मिल रहा है, जिससे कि अब जो वाहन चालक हैं वो दिन में भी अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर निकलते हैं बाहर। खेतों में जो फसलें लगी हैं उन पर भी बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर देखने को मिल रहा है, उससे लोगों की परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। और अभी ये परेशानियां फिलहाल कम नहीं होंगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2 दिनों में जो पारा है वो और गिरेगा। इससे कई जिलों में बता दें कि लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ठंड को देखते हुए ही कई जिलों में स्कूल जो हैं वो फिलहाल बंद हैं। तो कड़ाके की ठंड की चपेट में पूरा प्रदेश है और बता दें कि उत्तरी हवाओं के चलते शीतलहर भी लगातार जारी है। और चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे मौसम को लेकर। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक जुड़ रहे हैं श्रीगंगानगर से, प्रतीक जुड़ रहे हैं सिरोही से, संदीप पूटा सीकर से और ओम प्रकाश कोटा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशोक, आपके पास ही आ रही हूं। श्रीगंगानगर की बात करेंगे। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में पारा जो है वो और गिरेगा। श्रीगंगानगर में अभी फिलहाल क्या हालात हैं? लोगों को किस तरह की परेशानियां हो रही है इस कड़ाके की सर्दी में? देखिए ऋषिका, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान न केवल रात के तापमान में और ज्यादा गिरावट होने की संभावना जताई है, बल्कि शीतलहर चलने की भी संभावना व्यक्त की है। आज श्रीगंगानगर जिले के लिए इस मौसम विभाग के द्वारा न केवल शीतलहर चलने का बल्कि ग्राउंड फ्रॉस्ट यानी कि फसलों में पाला पड़ने का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर की बात करें तो देखिए ऋषिका, पिछले 4 दिनों के दौरान ही यदि हम बात करें रात के तापमान की, तो जो तापमान 14 जनवरी को जो 10 डिग्री 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा करता था, वो बीती रात 2.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यानी कि पिछले 4 दिनों के दौरान ही रात का तापमान 8 से 8.5 डिग्री सेल्सियस गिर जाने की वजह से रात के समय अच्छी खासी गलन और ठंडक का एहसास श्रीगंगानगर वासियों को करना पड़ रहा है। हालांकि पिछले 4-5 दिनों से श्रीगंगानगर के यदि मौसम के मिजाज आपको दिखाए तो देखिए आसमान पूरी तरह से साफ है। कोहरे की कहीं पे भी किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित अन्य सुदूर क्षेत्रों में खासतौर से गड़साना, रावला और रायसी नगर क्षेत्र के अंदर जिस तरह से फसलों में पाला पड़ने की जो पिछले 2-3 दिनों से स्थिति हमें देखने को मिल रही है, खासतौर से सरसों की फसल के साथ साथ चना और सब्जी की जो फसल है उसको काफी नुकसान पहुंचने किसानों की फसलों में भी नुकसान हो रहा है। बने रहेगा हमारे साथ। सिरोही से हमारे सहयोगी प्रतीक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, सिरोही में फिलहाल क्या टेम्परेचर चल रहा है? अगले 48 घंटों में चेतावनी दी गई है कि शीतलहर भी चल रही है। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है सिरोही में? प्रतीक, सिरोही की बात की जाए तो सिरोही के पास में सबसे प्रदेश का ऊंचा हिल स्टेशन माउंट आबू है। लगातार 3 दिन से टेम्परेचर जो है -4 डिग्री -6 डिग्री का जो टेम्परेचर वहां पर दर्ज किया जा रहा है, जिससे लोगों का रहना और जीवनचर्या भी जो दिनचर्या जो है वो काफी जो खासा फर्क पड़ रहा है उसके ऊपर। और मैदानी व पहाड़ी इलाकों में अक्सर देखा जाए तो ओस की बूंदें जो है बर्फ की परत का रूप ले लेती है और उसको देखने के लिए पर्यटक जो है सैकड़ों की तादाद में माउंट आबू का रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज की सर्दी जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो विजिबिलिटी कम है यहाँ पर। मैं पीछे बताऊंगा कि यहाँ पर विजिबिलिटी कम है होने के कारण जो है लोगों को जो है यहाँ पर वाहनों को जो है लाइट चलाकर जो है यहाँ पर अपने रक्षा करनी पड़ रही है, क्योंकि किसी न किसी रूप में अगर बात की जाए यहाँ पर बात की जाए आज तो शीतलहर का लोगों की परेशानियां बढ़ गई होंगी और ठंड भी जो है वो जबरदस्त कहर ढा रही। बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी सीकर से संदीप भी जुड़े हुए। संदीप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से सीकर में माइनस में लगातार टेम्परेचर चल रहा है, फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है सीकर में? संदीप,
देखिए, बिल्कुल ऋषिका सीकर की बात करें तो पिछले 4 दिन से तापमान लगातार माइनस में, और आज तो सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जिस तरह से ये बर्फ जो खेतों में जैसे जो पानी गिर रहा है, वो पानी वहां का वहां जम रहा है जहां पे गिर रहा है। बर्फ की चादर आप साफ देख सकते हैं। इन तस्वीरों में हम दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो बर्फ है वो खेतों में जम चुकी है। तो ये माना जा सकता है कि कितनी ठंड है। और अब चूंकि जिस तरह से पूरी जो गेहूं की खेती है वो पूरी की पूरी सफेद हो चुकी है, तो इससे माना जा सकता है कि निश्चित रूप से बड़ा नुकसान किसानों के लिए हो रहा है। और आज तो साफ तौर पर चारों तरफ खेतों में जहां भी पानी चल रहा है वहां पर ये जो बर्फ की चादर है वो नजर आ रही है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि टेम्परेचर बना हुआ है संदीप, इससे लोगों को काफी परेशानियां हो रही होंगी। और इस तरह से मतलब पहली बार ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतने दिनों से लगातार माइनस में टेम्परेचर है। सहयोगी कोटा से ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोटा, ओम प्रकाश, जैसा कि अभी सारे सहयोगी बता रहे थे कि लगातार जो है टेम्परेचर कम होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में क्या कुछ स्थिति, क्या टेम्परेचर है वहां पे? देखिए, कोचिंग नगरी में भी सर्दी का सितम जारी है और लगातार तापमान में जो है गिरावट देखी जा रही है। हालांकि 4 डिग्री के आसपास शहर में का तापमान है, लेकिन कई ग्रामीण अंचल के इलाके, स्टेशन इलाके व जो नदी नालों और जो तालाब के किनारे वाले रहने वाले लोगों के को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वहां तापमान में 2 से 4 डिग्री का कहा जा सकता है कि 4 डिग्री के से नीचे वहां तापमान पहुंच चुका। लोगों को सुबह सुबह जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं सुबह की पारी में, हालांकि समय में आंशिक बदलाव भी किया है। बिल्कुल, प्रदेश में ठंड से अब लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। बहुत ही शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।